हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोगों का स्वागत है। मैं कमलेश कुशवाहा। दोस्तों, इस चैनल का मेन पर्पज़ क्या है? इस चैनल का मेन पर्पज़ सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों, आज हम लोग ब्लड या रुधिर के बारे में चर्चा करेंगे। रुधिर क्या है, रुधिर के घटक कौन कौन से होते हैं और रुधिर का कार्य क्या है। तो आइए देखते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर को अंग्रेजी में ब्लड कहा जाता है। रुधिर को रक्त के नाम से जाना जाता है, खून के नाम से जाना जाता है या लहू भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है, रुधिर का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? रुधिर का अध्ययन हेमाटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हीम शब्द जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब समझ जाइएगा कि ब्लड होता है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। रुधिर का अध्ययन करना हेमाटोलॉजी कहलाता है। रुधिर रोग विशेषज्ञ को हेमाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेम का मतलब हो गया ब्लड, हेम का मतलब हो गया ब्लड, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करने वाला, और IST लास्ट में जिस शब्द के लिखा हो उसका मतलब समझ जाइए पर्सन होता है। तो रुधिर रोग विशेषज्ञ को हेमाटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। महिलाओं की तुलना में अगर बात की जाए कि महिलाओं और पुरुषों की तुलना की जाए, तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ब्लड ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? पुरुषों का भार महिलाओं से कुछ ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो रुधिर के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, ये महिलाओं में थोड़ा कम पाए जाते हैं। इसको आगे हम लोग डिटेल देखेंगे। रुधिर शरीर के भार का 7% या 7% होता है, या 1/13वां भाग, 1/13वां भाग होता है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के भार का 7% रुधिर होता है। नेक्स्ट, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे तरल कह दिया गया है। रुधिर हमारे शरीर के सभी अंगों में बहता रहता है, फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। इस कारण से इसे संयोजी या कनेक्टिव कहा जाता है। ऊतक क्या होते हैं? समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन पूछता है, ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और कोशिकाओं का जब समूह मिल जाता है तो ऊतक का निर्माण कर लेता है। तो रुधिर सब अंगों में बहता रहता है, सभी अंगों को जोड़े रहता है। इस कारण से इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। सभी अंगों में बहने के कारण से रुधिर को सर्कुलेटरी टिश्यू या परिसंचारी ऊतक भी कहा जाता है। परिसंचारी यानी शरीर के विभिन्न अंगों में बहने वाला ऊतक रुधिर होता है। रुधिर हमारे शरीर का सबसे मुलायम ऊतक है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। शरीर का सबसे मुलायम ऊतक रुधिर होता है। रुधिर को मेसोडर्मल टिश्यू कहा जाता है। मेसोडर्मल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रुधिर का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे ऊतकों का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी
कहलाता है, जबकि रुधिर का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। अब क्वेश्चन कोई पूछ दे कि रुधिर को मेसोडर्मल टिश्यू क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं मेसोडर्मल टिश्यू इसको क्यों कहा जाता है। तो भ्रूणी परिवर्धन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में 3 प्राथमिक जनन स्तर पाए होते हैं। प्रीमोर्डियल जर्मिनल लेयर होता है, यानी हर एक भ्रूण में 3 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसको एक्टोडर्म कहा जाता है, बीच वाली लेयर को मेसोडर्म कहा जाता है और आंतरिक लेयर को इंडोडर्म के नाम से जाना जाता है। इन्हीं परतों से जीव के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। जैसे आप पढ़े होंगे एपिथेलियल ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी डिटेल जब हम ऊतक पढ़ाएंगे, ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे किस ऊतक से किसका निर्माण होता है। यहाँ पर मेसोडर्म लेयर से रुधिर और बोन का निर्माण होता है। रुधिर और बोन का निर्माण होता है। तो बोन यानी हड्डी भी एक मेसोडर्मल टिश्यू हो गया और ब्लड भी एक मेसोडर्मल टिश्यू हो गया। ब्लड भी क्या हो गया? मेसोडर्मल टिश्यू हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, मानव का रुधिर का रंग कैसा है? मानव के रुधिर का रंग लाल होता है। अब देखिए लाल होता है तो पूछ देगा कि लाल किसके वजह से होता है। तो हमारे रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। यहाँ हम आपको बताए थे हीम का मतलब होता है ब्लड और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ब्लड वाला प्रोटीन ग्लोबिन के कारण से रुधिर का रंग लाल होता है। बायोलॉजी में, बायो में जहाँ भी कलर की बात हो, रंग की बात हो, तो समझ जाइए उसके पीछे एक कलरिंग पिगमेंट, एक रंगीन वर्णक जिम्मेदार होता है। अगर मैं पूछ दूं कि रुधिर का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो रुधिर का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट या वर्णक है। पिगमेंट या वर्णक है। इसी तरह से अन्य जीवों का भी पूछता है। पूछ दे कॉकरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है? अधिकांश जंतुओं के रुधिर का रंग जो है लाल होता है। यहाँ पूछेगा कॉकरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रुधिर का रंग सफ़ेद होता है, व्हाइट होता है। अब जैसे ही सफ़ेद की बात होगी उसके पीछे एक कलरिंग पिगमेंट जिम्मेदार होगा। उस पिगमेंट का नाम है हीमोलिम्फ। हीमो का मतलब यहाँ ब्लड हो गया और लिम्फ का मतलब होता है सफ़ेद। सफ़ेद हीमोलिम्फ भी एक पिगमेंट या वर्णक होता है। दूसरा पूछता है ऑक्टोपस के रुधिर का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के रुधिर का रंग जो होता है नीला या ब्लू होता है। नीला या ब्लू होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा नीला या ब्लू किसके वजह से होता है? तो इसके रुधिर में हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन भी एक पिगमेंट है। हीमो का मतलब यहाँ हो गया ब्लड और साइनिन का मतलब हो गया नीला। जहाँ भी साइनिन शब्द दिखे इसका मतलब समझ जाइएगा नीला होता है। जैसे आप पढ़े होंगे साइनोकोबालामीन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 को जो है ब्लू विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। साइनो का मतलब ब्लू हो गया। तो यहाँ पर ऑक्टोपस के रुधिर का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण से। नेक्स्ट कभी कभी ये भी पूछता है पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? पेड़ पौधों का पत्तों का हरा रंग किसके कारण से होता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण से, क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण से पेड़ पौधों के पत्तों का रंग हरा होता है।
क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। यह क्लोरोफिल पेड़ पौधों के प्लास्टिड्स या लवक में पाया जाता है। प्लास्टिड्स या लवक पौधों में पाया जाता है। प्लास्टिड्स या लवक पौधों में पाया जाता है। जंतुओं में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। जंतुओं में, अगर जंतुओं की बात करें तो प्लास्टिड्स या लवक अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड्स लवक जो होते हैं पेड़ पौधों को रंग प्रदान करते हैं। प्लास्टिड्स पौधों में मेनली 3 तरह के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होता है और यह क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों को हरा रंग देता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है पेड़ पौधों के फूलों को रंग प्रदान करने का काम करता है। हम लोगों में क्लोरोफिल, हम लोगों में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। अगर हम लोगों में प्लास्टिड्स पाया जाता तो समझ लीजिए इंसान का कलर भी अलग अलग होता है। मान लीजिए जैसे कोई इंसान काला, कोई पीला, कोई गोरा, कोई हरा, इस तरह से होते। इतना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। रुधिर हल्का क्षारीय होता है। रुधिर कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। रुधिर हल्का क्षारीय होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच स्केल से किसी तरल पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापा जाता है। क्वेश्चन पूछता है पीएच स्केल की खोज किसने किया? अगर पीएच स्केल की खोज की बात होती है तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया। सोरेनसन ने पीएच स्केल को खोजा था। पीएच स्केल का रेंज या परिसर 0 से 14 के बीच होता है। रेंज या परिसर का मतलब क्या होता है? परिसर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और आप दुकानदार से बोलते हो कि हमें 500 से लेकर 2000 के बीच कपड़ा दिखा दीजिए, तो वो 500 से 2000 के बीच ही दिखाता है। 1000 वाला दिखाएगा, 2000 वाला, 1500 वाला, इस तरह से करके दिखाता है। तो रेंज का मतलब 0 से 14 के बीच। इस पीएच स्केल पर किसी तरल का मान अगर 7 आता है तो वह तरल उदासीन होगा, न तो अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा। जैसे जल न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीएच स्केल पर किसी तरल का मान 0 से 7 के बीच आता है तो वह तरल अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच आता है तो वह तरल क्षारीय होगा। यहाँ भी ध्यान देना है, 7 से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्षारीयता बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 7.4 तो हल्का क्षारीय हो जाएगा, ब्लड स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। यहाँ पर 6.8 तो ये 6.8 का मतलब स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय। लार का पीएच मान पूछता है, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.8 होता है। इसी तरह पूछेगा नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। तो नींबू का रस हाईली एसिडिक होगा, जबकि यहाँ लार या सलाइबा जो होता है स्लाइटली एसिडिक होगा। तो ये पीएच स्केल के बारे में रहा। रुधिर पूछता है रुधिर की प्रकृति, नेचर कैसा है? रुधिर की प्रकृति जो होती है वह एल्केलाइन नेचर की होती है। अब पूछ दे कि एल्केलाइन क्या है? एल्केलाइन
यानी ऐसी कोई चीज़ जिसे जल में डाल दिया जाए और जल में वह पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसे एल्केलाइन कहा जाता है, उसे एल्केलाइन कहा जाता है। इसी तरह से रक्त को अगर मान लीजिए किसी का रक्त लिया गया और उस रक्त को जल में डाल दिया जाए तो जल में डाल देंगे तो वह घुल जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति एल्केलाइन हो गई। रुधिर एक प्राकृतिक कोलायड है। रुधिर एक प्राकृतिक कोलायड, खूब क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक कोलायड का उदाहरण दीजिए। तो रुधिर जल से थोड़ा अधिक श्यान होता है, विस्कस होता है। विस्कस का मतलब चिपचिपा। जल जो होता है थोड़ा बहते रहता है, जल जो होता है तेजी के साथ थोड़ा बहता है और रुधिर धीरे धीरे बहता है, रुक जाता है, धीरे से बहेगा रुक जाएगा, तो जल से थोड़ा अधिक श्यान होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताए थे हिम शब्द जहाँ आया है उसका मतलब होता है ब्लड। उसका मतलब क्या होता है? ब्लड। अब फोबिया यहाँ पर देखिए लिखा है, फोबिया का मतलब होता है फियर या डर, फियर या डर। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है हेमेटोफोबिया क्या है? खून का डर। कुछ लोग खून खराबा देख करके बहुत डर जाते हैं, तो वो उनको बोला जाएगा फियर ऑफ ब्लड, खून का डर को हेमेटोफोबिया कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रुधिर के घटक। रुधिर के घटक, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। अगर ब्लड को फिल्टर किया जाए तो ब्लड के दो घटक बनते हैं, एक ठोस भाग और एक तरल भाग। जैसे ब्लड को हम लोग फिल्टर किए, ऊपर जो ब्लड में ठोस चीज़ें रहती हैं ऊपर छन जाती हैं और ये तरल भाग नीचे आ जाता है। ये तरल भाग क्या होता है? नीचे आ जाता है तरल। अब इसमें जैसे मान लीजिए चाय है, चाय को जब हम लोग छानते हैं तो चाय पत्ती वगैरह जो रहती है ऊपर छन जाती है और जो तरल भाग है नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से ब्लड का ठोस भाग ऊपर और तरल भाग नीचे आ जाता है। ठोस भाग रुधिर का 45% भाग बनाता है और तरल भाग रुधिर का 55% भाग बनाता है। इस तरल भाग की अगर बात कर रहे हैं तो इस तरल भाग में जल 90% पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस 7 से 8% पाया जाता है। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कार्बनिक पदार्थ जो होता है 1% पाया जाता है। यानी इस तरल भाग में ये बात हो रही है और इन सभी को सामूहिक रूप से रुधिर प्लाज्मा कहा जाता है, ब्लड प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ठोस भाग में। इस ठोस भाग में आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। इन सभी को सामूहिक रूप से रुधिराणु यानी रुधिर के अणु, रुधिराणु कहा जाता है या ब्लड सेल, रुधिर कोशिका कहा जाता है या ब्लड कार्पेल्स कहा जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पेल्स लाल रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स श्वेत रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है और इसके कार्य क्या क्या हैं। प्लाज्मा यहाँ शब्द देख रहे हैं, रुधिर प्लाज्मा। एक फिजिक्स में पढ़े होंगे प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है, वह बिल्कुल अलग है। प्लाज्मा जो होती है द्रव्य की चौथी अवस्था है। समान तापमान पर पढ़े होंगे 3 अवस्थाएं, ठीक। असामान्य तापमान पर द्रव्य की 6 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। द्रव्य की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसमें गैसें आयन के रूप में पाई जाती हैं। न तो वो ठोस रहती हैं और न तो तरल रहती हैं, चिपचिपा टाइप का रहती है। जैसे थूक है, ऐसे समझिए थूक एज ए प्लाज्मा अवस्था। जनरली ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, थूक को प्लाज्मा अवस्था मत समझ जाइएगा। ऐसे ही प्लाज्मा स्टेट पाए जाते हैं। पृथ्वी के आयनमंडल में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, त्वरित बिजली में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो ये प्लाज्मा, ये रुधिर प्लाज्मा अलग है। रुधिर प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य।
रुधिर में सब कुछ घुला होता है। हार्मोन्स घुला रहेगा, कार्बनिक पदार्थ घुला रहेगा, अकार्बनिक पदार्थ घुला रहता है, पोषक तत्व जितने सब घुले रहते हैं, बेकार पदार्थ भी घुले रहते हैं, सबको ये घोले रहता है। तो इसका कार्य क्या है? रुधिर जो है हार्मोन्स का परिवहन करता है। अब कोई पूछे हार्मोन्स का परिवहन कैसे करता है, तो आप बताइए। रुधिर के अंदर हार्मोन्स जो है घुला रहता है और रुधिर शरीर के अंगों में बहता रहता है, इसलिए हार्मोन्स का रुधिर परिवहन करता है। हार्मोन्स का परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना। गैसों में जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जब हम बाहर से इस प्राणवायु को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो इसका परिवहन ब्लड के माध्यम से ही होता है। इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड के द्वारा ही होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ब्लड का काम ये है, गैसें जो प्राणवायु है हम लोगों की, ऑक्सीजन, इसका परिवहन ब्लड करता है। नेक्स्ट, पोषक तत्वों का परिवहन करता है। जैसा कि हम आपको बताए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक बताए थे, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, उसी में ये पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों का परिवहन करता है रुधिर। शरीर के तापमान का नियमन करता है, नियंत्रण करता है। देखिए, रुधिर हमारे शरीर के रगों में हमेशा बहते रहता है। शरीर के रगों में हमेशा बहते रहता है, धमनी शिराओं में बहता रहता है, जिसके कारण शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालता है। बेकार पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे रुधिर में बेकार पदार्थ भी अगर घुले हैं, तो ये बेकार पदार्थ रुधिर के माध्यम से किडनी के पास जाते हैं या वृक्क के पास, वृक्क या किडनी या गुर्दा उसी को बोला जाता है, उसके पास जाते हैं। किडनी बेकार पदार्थों को यूरिन के रूप में छानकर, मूत्र के रूप में छानकर अलग कर देती है। तो इतना फंक्शन जो है यह रुधिर का है। और गांव में आप सुने होंगे, लोग कहते हैं, कहीं कहीं सुने होंगे आप लोग, कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा या मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हैं? तो खून पी जाऊंगा या पी जाऊंगी कहने का उसका मकसद क्या होता है? आपके शरीरिया में हार्मोन्स का परिवहन नहीं करने देगा, गैसों का परिवहन रुक जाएगा, पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा, शरीर के तापमान का नियमन नहीं रहेगा। यानी ये सारे कार्य जो रुधिर के है सब रोकना चाहता है, इसीलिए कहता है कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।